हेलो बच्चों, इजी मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं तो पहली संख्या है इसमें प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं? तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कैसे? तो जैसे मान लीजिए हमको अपने क्लास में बेंच की संख्या को गिनना है, तो हम कैसे उसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बेंचों को गिनेंगे। तो ये बेंच क्या है? एक प्रकार की वस्तु है। तो उसे गिनने के लिए कैसी संख्याओं का प्रयोग हुआ? 1 से लेकर संख्याओं का प्रयोग हुआ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो उसे क्या कहेंगे? हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो परिभाषा ये आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग हुआ उसे क्या कहेंगे? हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या, तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या को लिखा जाए तो उसमें शून्य का भी प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए इन संख्याओं को प्रयोग तो होता है, ये 1 2 3 4 5 6 इन सभी संख्याओं का प्रयोग होता है, साथ में शून्य का भी प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए 10 लिखना है तो 1 और शून्य का प्रयोग होगा। तो ये अभी पूर्ण संख्या नहीं है, क्यों? इसमें क्या है? सिर्फ शून्य की कमी है। तो शून्य की कमी को ये पूरा करता है, तो ये क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। कैसे? शून्य से अनंत तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहेंगे? हम पूर्ण संख्या कहेंगे। तो शून्य से अनंत तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को, तो प्राकृतिक संख्या तो सभी आएंगी ही, उसमें बस क्या बढ़ जाएगा? उसमें शून्य बढ़ जाएगा। देख भी सकते हैं आप उदाहरण में। देखिए ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसमें सिर्फ क्या हुआ है? शून्य क्या हुआ है? बढ़ गया है, जिससे ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। तो परिभाषा आपको अच्छे समझ में आया होगा कि शून्य से अनंत तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहेंगे? हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब जानेंगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में। तो पूर्णांक संख्याएं देखिए क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो अभी पूर्ण संख्याओं के बारे में हमने जाना है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ते जाए तो ये क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्या से ही पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। क्या होता है इसमें? ये संख्याएं तो आती हैं, लेकिन ये जो संख्याएं हैं वो धनात्मक हैं। तो धनात्मक है और इसमें शून्य है, इन सभी के आगे क्या है? धन है। तो ये क्या है? धनात्मक है। इसमें ऋणात्मक वाली संख्याएं नहीं आती। तो अगर बस क्या करें हम इसमें ऋणात्मक संख्याओं को बढ़ा दें तो इससे क्या हो जाता है? ये बन जाता है पूर्णांक। तो इसमें कैसी कैसी संख्याएं आएंगी? धनात्मक संख्याएं आएंगी। जब इसी संख्याओं को हम ऋण में लिखेंगे तो वो ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी, और शून्य तो इसमें आएगा ही। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? तो देखते हैं उदाहरण। तो 0 1 2 3 4 5 6 ये अभी हमने पूर्ण संख्या में जाना ही है। इसमें क्या किया मैंने? इसमें बस क्या किया गया है कि ऋणात्मक संख्याओं को बढ़ा दिया गया है। तो ऋणात्मक संख्याएं बढ़ा दिया गया, तो जिससे ये क्या हो गया? पूर्णांक संख्याएं बन गई। अब जानेंगे हम सम संख्याओं के बारे में। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं उसे क्या कहते हैं? हम सम संख्याएं कहते हैं। तो सम संख्याएं, तो इसमें क्या हो जाएगा उदाहरण के रूप में? तो 2 4 6 8 10 12 14 16 ये सब क्या है? सम संख्याएं हैं। क्यों ये सम संख्या है? क्योंकि ये सभी संख्याएं क्या होंगी? 2 से कट जाएंगी। 2 से काट के आप देख सकते हैं 10 है, तो 10 को अगर हम 2 से काटेंगे, अगर 10 को 2 से काटना हो तो कैसे काटेंगे? 10 में क्या किया जाए? 2 का भाग दे दिया जाए। 2 से काटेंगे तो 2 25 10 कट गया। ऐसे ही जो संख्याएं 2 से कट जाएंगी वो सब क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। तो जैसे मान लीजिए जैसे ही 14 हुआ, 16 हुआ, इन सब में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो 2 से क्या होगा? 2 7 14 ये हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 2 8 16 ये हो जाएगा। ये सभी संख्याएं क्या हो रही हैं? 2 से कट जाती हैं। तो जो संख्याएं 2 से कटेंगी उसे क्या कहेंगे? हम सम संख्याएं कहेंगे। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। ऐसे ही जानते हैं फिर विषम संख्या के बारे में। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं उसे क्या कहते हैं? अर्थात 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्याएं कहेंगे। तो इसमें कौन सा आएगा? 1 3 5 7 9 11 13 ये सब क्या है? विषम संख्याएं। क्यों ये विषम संख्याएं? क्योंकि ये जितनी संख्याएं हैं ये सब क्या है? 2 से नहीं कटेंगी। काट के आप देख सकते हैं 9, तो अगर 2 से हम इसमें भाग दें तो 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा। 11 में 2 से भाग दें
भाग नहीं जाएगा। 13 हम 2 से भाग दें नहीं जाएगा भाग। तो ये क्या है, विषम संख्या हो जाए। तो जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहेंगे विषम संख्या। अब हम जानेंगे सहअभाज्य संख्या के बारे में। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं, तो ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसा क्या होता है, 1 होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। मैंने यहाँ पे 2 उदाहरण लिया है। एक मैंने ऐसी संख्या को लिखा है जो सहअभाज्य है, और एक मैंने ऐसी संख्या को लिखा है जो सहअभाज्य नहीं है। तो जैसे देखते हैं कौन सहअभाज्य होती हैं और कौन सहअभाज्य नहीं होती हैं। तो इसमें देखते हैं उदाहरण। तो ये जो 8 और 9 है, 8 और जो 9 है ये कैसे सहअभाज्य है, और कैसे ये जो 12 और 27 है ये सहअभाज्य नहीं है। थोड़ा देखते हैं इसे कैसे। तो 2 से इसे काटेंगे तो 2 चौक 8 ये होगा, 2 से इसे काटेंगे 2 दूनी 4 ये होगा, 2 से इसे काटेंगे तो 1 ये होगा। 3 से इसे काटेंगे तो 3 त्रिके 9, 3 से इसे काटेंगे तो एक बार में ये कट जाएगा। ऐसे ही 12 को देख लिया जाए। तो जब 12 को हम काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में। ऐसे ही 27 को जब हम काटेंगे तो पहले ये कटेगा 3 से, 3 से काटेंगे तो ये कितना होगा, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिके 9, फिर 3 से काटेंगे तो 1। थोड़ा मसा यहाँ सीख लिया जाए। तो 8 का जब हमने निकाला है तो आया है इसका 2 गुणे 2 गुणे 2, यही 9 का क्या हुआ, 3 गुणे 3। ऐसे यहाँ देखा जाए तो 12 का हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 3, और 27 का हुआ है 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इसमें अगर देखा जाए 12 और 27 में, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड जो आए हैं तो इसमें एक संख्या मैच कर रही है। तो इसका जो मौसा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो इसमें कोई भी संख्या मैच नहीं कर रही है। तो इसमें कोई संख्या नहीं मैच करती है तो इसका मौसा कितना होता है, 1, क्योंकि इसमें 1 है तो इसमें मैच क्या कर रहा है, 1। तो जिन 2 संख्याओं का जो मौसा होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो अब मौसा अगर 1 है तो क्या है, वो सहअभाज्य संख्या है। और अगर मौसा 1 को छोड़ के अगर कुछ आता है तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। अब ये 12 और 27 जो है ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, और ये जो 8 और 9 है ये क्या है, ये सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं हमेशा जोड़े के रूप में आती है। जब भी आएंगी तो हमेशा 2 संख्या आएगी, एक संख्या नहीं इसमें आती है, क्योंकि एक संख्याओं का मौसा निकल ही नहीं पाता है। इसमें हमेशा 2 संख्याएं आती हैं। आपने समझा होगा अच्छे से कि किसे हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे। तो जिन 2 संख्याओं का जो मौसा होगा वो 1 होगा, उसे क्या कहेंगे, हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे। और जिन 2 संख्याओं का मौसा 1 नहीं होगा वो क्या होगा, सहअभाज्य संख्या नहीं होगा वो। तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका जो मौसा है वो कितना है, 3 है। और ये सहअभाज्य संख्या है क्योंकि इसका मौसा कितना है, 1 है। तो अब आगे देखते हैं। इसमें सहअभाज्य संख्याओं के बारे में आपने जान लिया कि विषम संख्याएं, सम संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये सभी हमने पढ़ा। अब इसमें और संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो और संख्याएं देखते हैं इसमें। तो अब पढ़ेंगे हम अभाज्य संख्या के बारे में। तो देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जो अपने से और 1 से विभाज्य होती हैं, अन्य किसी से विभाज्य नहीं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या इसका उदाहरण क्या होगा, 2 3 5 7 11 13 17 19। तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों ये अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये संख्याएं 1 से कट जाएंगी और खुद से कट जाएंगी, अन्य किसी संख्या से ये नहीं कटेंगी। देख सकते हैं 2 है तो 2 में अगर 1 से भाग देंगे तो चला जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो चला जाएगा। 2 से यानी ये अपने से कट गया, और 1 से भाग चला जाएगा। अन्य किसी संख्या से हम इसको नहीं काट सकते। ऐसे 3 है तो जो 3 संख्या है इसको अगर हम 3 से काटें तब कट जाएगा, यानी अपने से कट गया, और 1 से काटेंगे तब कट जाएगा, अन्य किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगा।
ऐसे ही 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, इन सभी संख्याओं को हम देख सकते हैं। जैसे 19 होगा, 19 भी अगर 19 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 1 से भाग देंगे तब कट जाएगा, और किसी से ये नहीं कटेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अब सीखेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या आती हैं, वे संख्याएं जो अपने से कटेंगी, 1 से कटेंगी और अन्य किसी से भी कट जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याओं में कौन आएगा, 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सब क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। क्यों, समझते हैं इसे। तो जो 4 है, 4 देखा जाए तो अगर 1 से भाग देंगे तब भी कटेगा, अगर 4 से भाग देंगे तब भी कटेगा। इन दोनों से तो ये कट ही रहा है, तो अगर इसमें 2 से भी भाग दिया जाए तब भी ये कट जाएगा। तो वे संख्याएं जो 1 से तो कटेंगी ही, 1 से भी कट रही हैं, खुद से भी कट रही हैं, अपने से अगर काटा जाए तो भी कट रही हैं, और अन्य किसी संख्या से भी कट रही हैं। जैसे 4 किससे कटा है, 1 से कटा है, 1 से कट गया, 4 से कट गया, 2 से कट गया, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में क्या अंतर होता है, यही अंतर होता है कि ये जो संख्या होती हैं वो, जैसे ये जो अभाज्य संख्याएं थी, इसमें क्या था, ये खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं और किसी से नहीं कटती हैं। और ये जो संख्याएं होती हैं वो खुद से कटती हैं, 1 से कटती हैं और अन्य किसी से भी कट जाती हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अब देखते हैं आगे, इसमें तो परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या होंगे, पूर्णांक हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखते हैं, इसे समझते हैं अच्छे से। तो पूर्णांक अभी हमने इसके पहले पढ़ा है, पूर्णांक के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब आप परिमेय संख्याओं के बारे में समझ सकते हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें हम क्या करेंगे, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और क्या, जहां p और जो q है, जो ये p और q आएंगे वो क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, तब उससे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, तो जो 5 है, तो अभी पूर्णांक में हमने जाना है कि पूर्णांक में कौन सी संख्याएं आती हैं, 1, 2, 3, 4, ये तो सब आती हैं। फिर उसमें -1, -2, -3 ऐसे करके था ना, उसमें 0, 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं थी, और कौन सी थी, फिर इधर था -1, -2, -3 ऐसे करके संख्याएं थी। तो देखिए इसमें जो 5 है, तो 5 क्या होता है, पूर्णांक होता है, पूर्णांक है, तो 5 के नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें, तो ये p/q के रूप में तो है ही, ये p/q के रूप में है, क्यों, ये p है और ये इसका क्या है, q है, तो p/q के रूप में भी है। और ये जो दोनों इसके हैं वो क्या है, इसके ये पूर्णांक है, अंश और जो हर हैं ये दोनों क्या है, पूर्णांक है, इसलिए क्या है ये, इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या है। ऐसे ही जो 2/5 है, तो ये देखिए पहले 2/5 जो है वो p/q के रूप में है, p/q के रूप में है, और इसमें जो ऊपर और नीचे जो दोनों संख्याएं हैं, जो p और q है, ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। ऐसे ही 15/7 होगा, ये भी क्या है, पूर्णांक है, इसके अंश और हर क्या है, दोनों पूर्णांक है, इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या है। ऐसे ही कड़ी में 9 को देखा जाए, तो कड़ी में 9 को अगर हम बाहर करेंगे, तो जो कड़ी में 9 होता है, अगर उसको हम बाहर करें, तो कड़ी में 9, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा 3। अब 3 के नीचे हम 1/1 लिख सकते हैं, तो ये फिर से क्या हो गया, p/q के रूप में हो गया। तो p/q के रूप में हो गया, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ऐसे ही -2/7 होगा, 0.2 होगा, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, -2/7, तो -2 क्या होता है, पूर्णांक में आता है, हमने पढ़ा है पीछे पूर्णांक, -2 पूर्णांक में आएगा, तो ये क्या है, इसमें ये क्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गया। ऐसे 0.2, तो 0.2 अगर देखा जाए, तो जो 0.2 है, इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 2/10, 2/10 लिख सकते हैं। तो इसमें देखा जाए, इसकी भी जो अंश और हर हैं, ये क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक है, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, p/q के रूप में तो हो ही गया। और ये जो दोनों संख्याएं हैं इसकी, वो क्या है, अंश और हर दोनों क्या है, पूर्णांक है, इसलिए क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। फिर समझते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या देखते हैं क्या होता है।
अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और उन्हें कड़ी के अंदर लिखा जा सकता है पर उनका वर्गमूल कभी नहीं निकलता है, क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याओं में देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो कड़ी में 7। अब कड़ी में 7 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर ही नहीं सकते हैं। और पहली बात तो इसे p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। और अभी जैसे परिमेय संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा तो इसमें जाना है कि जो p/q के रूप में जो संख्याएं होंगी वो दोनों संख्याएं क्या होंगी, पूर्णांक होगी। अगर कड़ी में 7 के नीचे हमने अगर 1 लिख ही दिया तो ये जो ऊपर वाली संख्या ये क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक नहीं है तो क्या है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे ही कड़ी में 5/1 होगा तो ये भी कड़ी में 5/1, तो इसमें क्या हो गया, ऊपर वाली जो संख्या है वो पूर्णांक नहीं है तो क्या है, ये अपरिमेय संख्या हो गई। ऐसे ही कड़ी में 11, कड़ी में 17, पाई, ये सब क्या होती है, जैसे ये भी संख्या है 4/3, 21 कड़ी में 7, चाहे 21 प्लस कड़ी में 7, ये सब क्या संख्याएं होती हैं, ये सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और अपरिमेय और परिमेय संख्या के बारे में आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो परिमेय संख्या होंगी उसमें जो अंश और हर होंगे दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। देख सकते हैं आप जितने इसके उदाहरण दिए गए हैं, अंश और हर सभी क्या है, पूर्णांक हैं। लेकिन जो अपरिमेय संख्या होगी उसमें अंश और जो हर होंगे वो पूर्णांक नहीं होंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि अगर हम इसको अंश और हर के रूप में लिख ही देते हैं तो ऊपर की जो संख्या है वो क्या होगी, पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। अब समझते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो अभी तक हमने जितनी संख्याओं के बारे में पढ़ा है वो सभी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अभी हमने जितनी संख्याएं, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जितनी भी संख्याओं के बारे में बताया पार्ट 1 और पार्ट 2 में, वो सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं में जितनी संख्याएं भी हमने पढ़ी, 5, -5, कड़ी में 16, 3, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, सब संख्याओं को क्या हम लोग कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहती हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी संख्या आपको समझने में दिक्कत होती है तो कमेंट में बताएं, आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।